आज के वीडियो की शुरुआत श्री मंगल सुमन के चंद पंक्तियों के साथ करना चाहेंगे। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग फिर से लेकर के आए हैं जीएस के कुछ क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जीएस के। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नूतन बेस किशोर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के पर्यावरण और हम जो बुक है SCERT के, वहाँ से 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप सभी के बीच, जो बिहार BPSC एग्जामिनेशन टीचर के हैं। क्लास 1 से 5 के लिए जो शिक्षकगण हैं उनके लिए यह आवश्यक है और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका नालंदा। पिछले जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें नालंदा के विषय में जिक्र कर चुके हैं। 4 वीडियो हम लोग पीछे दे चुके हैं, ये हमारा 5वां वीडियो है। अगर आप लोग अब तक वह सभी वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो सभी 4 वीडियो देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नालंदा। यानी नालंदा का आप अगर विच्छेद कीजिए तो क्या होता है, क्या माना गया है? ना अल दा। ना अल दा मतलब इसका होता है वह स्थान जहां बुद्धि को तृप्ति नहीं मिलती है। यानी वैसा जगह जहां पर हमारी बुद्धि तृप्त नहीं होती है, वह जगह है नालंदा। ज्ञान की भूमि नालंदा, जहां आप जितना चाहिए उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति कैसी हुई? नालंदा विश्वविद्यालय के जन्म में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? जो कहिए। यह 500 व्यापारियों के उदार दान से हुआ था। क्लास 9 का अगर आप हिंदी बुक पढ़िएगा तो उसमें भी दिया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ है जनता के उदार दान से, 500 व्यापारियों के उदार दान से प्रारंभिक रूप से इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी शुरुआत हुई नालंदा विश्वविद्यालय। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नालंदा के विकास में किन किन लोगों ने या किन किन राज्य के लोगों ने योगदान दिया? नालंदा के विकास में योगदान दिया किन किन राज्य के लोगों ने? तो बिहार, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है तो बिहार के लोग तो योगदान देंगे ही, साथ ही साथ इसके सीमावर्ती राज्य के लोगों ने भी, उत्तर प्रदेश और बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों ने, वहां के व्यापारियों ने, ग्रामीणों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीडियो को पॉज करके आप सारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, नालंदा में कितने विषयों की पढ़ाई होती थी? तो कुल 5। नालंदा में कुल 5 विषयों की पढ़ाई की जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंचाई की। अब यहां से देखिए चैप्टर चेंज हो गया। ये जो चैप्टर था नालंदा वाला, ये आपका चैप्टर चेंज हो गया, यहाँ से चैप्टर अलग है। ठीक है, सिंचाई वाला से जो क्वेश्चन आ गया, यहाँ से चैप्टर चेंज हो गया SCERT बुक में, बट हम लोग ऑब्जेक्टिव में लगातार लेकर के आ रहे हैं अपना, तो वहां से आपका सारा का सारा आते जा रहा है। चैप्टर वाइज हम नहीं बता रहे हैं, मतलब जो निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हम 8 वर्षों से देते आ रहे हैं, 2015 से ही अपने क्षेत्र में, तो इसलिए वहां से जो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पर जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है या जो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट लगता है आप सबके लिए, वो हम यहाँ पर वीडियो में बताते हैं। वो चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, वो समझिए। यहाँ पर सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में है सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो सिंचाई क्यों की जाती है खेतों में? तो स्वाभाविक चीज है, जब फसल को जल की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, पर्याप्त मात्रा में खेत में अगर पानी नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? बाहरी स्रोतों से, बाह्य माध्यमों से क्या करेंगे? खेत में पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे। यहाँ पर देखिए जब खेतों में वांछित मात्रा से पानी कम मिलता है, स्वाभाविक चीज है, जितना पानी चाहिए खेत में उतना नहीं दीजिएगा तो सिंचाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धान के बीज कब बोए जाते हैं? यानी धान लगाने के लिए हमको, आप जानते हैं कि पहले उसके बीज को हम लोग बनाते हैं, बिचरा बनाते हैं, फिर उसको जो है सो उपयोग लाया जाता है रोपने के लिए।
तो धान के बीज कब बोए जाते हैं? तो वर्षा के मौसम में। धान के बीज बरसात के मौसम में, मई जून के मौसम में इसके बीज बोए जाते हैं, क्योंकि धान जो है वह अत्यधिक वर्षा के मौसम में ही इसको बोया जाता है। यह आपके बरसात के मौसम में ही लगाए जाने वाले फसल है। धान के फसल के लिए यह भी हमेशा याद रखिए कि धान के पकने तक खेतों में पानी लगा होना आवश्यक है। अगला है हमारा 7वां नंबर, सिंचाई किसे कहते हैं? ये एक साधारण सा आपका क्वेश्चन है। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? तो एक निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परंपरागत सिंचाई के साधन क्या क्या है या कौन कौन चीजें हैं जो परंपरागत ढंग से सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं? तो नदी का जल, तालाब का जल, कुआं का जल और रहट। रहट वगैरह समझते होइएगा। रहट, नदी तो समझते हैं, तालाब समझते हैं, कुआं समझते हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए रहट जो है थोड़ा सा दिक्कत का चीज है कि आप रहट वगैरह समझने में आपको परेशानी होगा कि रहट क्या होता है। रहट के विषय में आपको नॉलेज नहीं भी हो सकता है, तो हम बता देना चाहेंगे कि आपका रहट जो होता है वो रहट मतलब ये होता है कि जैसे कि कुआं है, कुआं ऐसे मान के चलिए हमारा ये कोई कुआं वगैरह है, कुआं वगैरह है, तो कुआं के चारों साइड क्या कर दिया गया? बैल लगा करके, और बैल घूमते रहता है, और यहाँ से स्रोत बना दिया गया, और बैल घुमा, चारों साइड बैल घूमते रहा, और पानी निकाल निकाल करके बाहर आते गया, फिर यहाँ से नाला बना दीजिए और पानी चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रहट कहते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के नए साधन क्या क्या है? तो नलकूप और नहल। नलकूप और नहल हमारे कुछ ऐसी चीज है जो सिंचाई के नए नए साधन है, जिनका हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। सिंचाई के नए साधन के रूप में नलकूप और नहर। नहरों का विकास काफी ज्यादा किया गया है हम लोगों के देश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, रहट द्वारा सिंचाई बड़े पैमाने पर कहाँ होती थी? क्वेश्चन नंबर 10, रहट द्वारा सिंचाई बड़े पैमाने पर कहाँ होती थी? तो यह जनजाति बहुल एक जिला है, डूंगरपुर। डूंगरपुर, जहां पर रहट द्वारा सिंचाई अत्यधिक मात्रा में होती थी। जनजाति बहुल जिला डूंगरपुर में रहट द्वारा सिंचाई अत्यधिक मात्रा में की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थों की जांच कौन करता है? तो खाद्य निरीक्षक का एक पद होता है जो खाद्य पदार्थों की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12, हमें किस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए? तो यह है खट्टा या बासी भोजन। खट्टा या बासी भोजन में सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, और प्लस में उसमें विषैली गैस भी उत्पन्न हो जाती है, जिसको खाना फूड पॉइजन का भी कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है बासी या खट्टा खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि खराब भोजन के लक्षण क्या है? यानी कैसे माना जाएगा कि कौन सा भोजन खराब है या नहीं? तो रंग तथा गंध में अंतर। जो भोजन आपका खराब हो जाएगा या जो भोजन खाने के लायक नहीं रहेगा, जिस भोजन को हम लोग खाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस भोजन के रंग और गंध में अंतर हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 है, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को कैसे संरक्षित करना चाहिए? तो पानी का अंश निकाल करके। यानी अगर आप किसी खाने की चीजों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो उसका एक कारण है, उसके लिए एक तरीका है कि पानी का अंश उस खाद्य पदार्थ से हटा दीजिए। जैसे अचार, मुरब्बा इत्यादि में पानी के अंश को हटा दिया जाता है। अगला हमारा चैप्टर यहाँ से चेंज हो रहा है। अब ये चैप्टर में इतना ही था। अगला चैप्टर आ गया मलेरिया के विषय में। तो मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है? तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक किसको कहते हैं? यानी वैसी बीमारी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्थानांतरित होती है, उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य के संपर्क में आएगा तो वह बीमारी फैलता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? संक्रामक बीमारी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है,
मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। इसीलिए कहा जाता है घर के आसपास पानी जमा न होने दें, साथ ही साथ जल के स्रोतों की साफ सफाई करते रहे जिसमें पानी के अंश न आए। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया जीवों का वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है। मलेरिया जीवों का वाहक मच्छर होता है। मच्छर के द्वारा मलेरिया एक जीवों से दूसरे जीवों तक जाता है। 18 है, रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो रॉस यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज किया था कि मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर है के द्वारा इसका जो है सो फैलाव किया जाता है। इसका खोज डॉक्टर रॉस ही किए थे और डॉक्टर रॉस का जन्म जो हुआ था वह भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में डॉक्टर रॉस का जन्म हुआ था, जिन्होंने खोज किया था कि मलेरिया परजीवी जो है वह मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मलेरिया की इलाज किससे किया जाता है? तो मलेरिया की इलाज कुनेल की पत्तियों से किया जाता था। प्रारंभिक समय में जब मलेरिया की दवाई का ज्यादा पता नहीं था तो मलेरिया का एकमात्र इलाज था कुनेल की पत्ती। कुनेल की पत्तियों से मलेरिया का इलाज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉस की मदद किसने किया? रॉस जो खोज किए थे कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, उसको उनके खोज में किन किन लोगों ने मदद किया? उनका एक कर्मचारी था अब्दुल तथा मलेरिया का मरीज हुसैन खान। मलेरिया का यह मरीज हुसैन खान था जिसको रॉस क्या करते थे, मच्छरदानी लगा करके बेड के अंदर बिस्तर पे लिटा देते थे, उसमें अलग अलग प्रकार के मच्छर को छोड़ते थे, उससे कटवाते थे, फिर उनके ब्लड को निकाल करके वो जांच करते थे कि क्या क्या उनके ब्लड में सिम्टम्स नजर आ रहा है। और इस प्रकार जो है सुबह यह खोजने में सफल रहे कि मलेरिया लगभग 14-15 वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह खोजने में वह सफल रहे कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में मलेरिया के वाहक होते हैं, मलेरिया फैलाने वाले गुण होते हैं। इस प्रकार हमारा कुल 20 क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।